कानून जब लेट से काम करे तो हम ये चाहेंगे कि अब सब लोग, जनता अपने हाथ में कानून को लेकर के बलात्कारियों की सज़ा स्वयं दे। जिस पितामह जिसका आप नाम ले रहे हो, बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। वो किस दल में है हमको समझ में नहीं आता है। क्या हम तो नहीं लगता है कि अगर संजय जायसवाल इतने लोकप्रिय रहते स्वयं तो वहाँ से कैंडिडेट को अपने जिता सकते थे। राधा मोहन को सांसद बनाने का काम किया, उस बैच के साथ उन्होंने दो बार छल किया ना। वो मुखिया लायक नहीं है, पार्लियामेंट तो मेंबर बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर मुखिया का चुनाव लड़े ग्राम सभा से तो हार जाएगा। संजय जायसवाल एक बार आरजेडी से विधानसभा लड़ा था, 3,500 वोट आया, जमानत जब्त हो गई। तो उसकी बात क्या करते हो आप? वो तो पार्टी के नाम पे जीत रहा है ना। भाई मोदी जी थोड़ी ना देखने आते हैं हर पार्लियामेंट में क्षेत्र में हमारा नेता क्या कर रहा है, हमारा सांसद क्या कर रहा है। सांसद का न कर्तव्य बनता है कि अपने मोदी जी के सपनों को साकार करे। नरेंद्र मोदी जी आकर 10 बार प्रोग्राम कर लेंगे तो पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल इस बार सांसद का मुंह नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है, मेरा वचन है, आज ही लिख लीजिएगा। सत्य बोलना अगर बागी है तो मैं बागी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई झूठा नहीं है। अगर इस पर पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करती है और निकालती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालता पार्टी, मैं पार्टी से नहीं हूँ। आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं हूं इरफान आलम। आज हम बात करेंगे मोतिहारी जिले के पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दरिंदों ने मिलकर एक लड़की के साथ गैंग रेप किया था। पूर्वी चंपारण में एक से एक दिग्गज नेता है। कुछ अपने आप को भीष्म पितामह समझते हैं, कुछ लोग बाहुबली नेता समझते हैं, लेकिन किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने उसके मदद के लिए सामने नहीं आया। लेकिन जो शख्स आया वो पहला शख्स सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र तिवारी है। हालांकि ये अपने फेसबुक पर पोस्ट किए थे उस लड़की को न्याय दिया जाए, तो इस पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने वाले पहला शख्स है तो राजेंद्र तिवारी जी है। तो सबसे पहले विधायक जी, आपको हमारे खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना और धन्यवाद। तो सबसे पहले ये सवाल है कि आपको पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के लोग आपको बाहुबली नेता समझते हैं, आप एक चर्चित नेता है, लोकप्रिय नेता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपके द्वारा जो एक लड़की को न्याय दिलाने की पहल की गई और फेसबुक पोस्ट की गई, उसके लिए आवाज़ उठाया गया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जब मुझे जानकारी लगी कि उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है तो मैंने तुरंत अपने फेसबुक अकाउंट से पहले पोस्ट किया। उसके बाद तत्काल डीजीपी साहब से बात किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी होगी और वरीय पदाधिकारियों से भी मेरी बात हुई और उसकी गिरफ्तारी 2-3 दिन पहले नेपाल में हुआ। वो नेपाल में छिपे हुए थे सब, उन सबकी गिरफ्तारी हुई और उसमें कठोर से कठोर सज़ा होगा। और हम मांग करते हैं न्यायालय से कि और बिहार सरकार से कि स्पीडली ट्रायल करके उनको दोषियों को अविलंब सज़ा दे और ऐसी सज़ा दे ताकि फिर कोई ऐसी निर्दयता का कांड अपने चंपारण में या पूरे बिहार में ना कर सके। तो नेताजी, एक और यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, आप इसको जल्द से ख़त्म करने की न्याय की मांग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये देखने को मिलता है ये तो जल्द से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन 2-4 और बलात्कार हो जाता है और ये यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही भी देखी जाती है। तो इस पर अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, हम तो कहेंगे कि बलात्कार, रेप जैसा केस जो होता है तो निहायत ही मतलब निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम चाहते हैं कि अब कानून जब लेट से काम करे तो हम ये चाहेंगे कि अब सब लोग, जनता अपने हाथ में कानून को ले करके बलात्कारियों की सज़ा स्वयं दे। ईंट पत्थरों से मार करके उसको तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए, इसलिए कि प्रशासन देर से काम करता है, बलात्कारियों का मन बढ़ते जाता है और जेल और बेल के खेल में बलात्कारी को जो रेप महिला होती है, रेप पीड़ित होती है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर अविलंब ऐसी घटनाओं को अगर अविलंब से कार्रवाई नहीं की जाएगी और न्यायपालिका उसको जल्द से जल्द न्याय नहीं देगा तो उसका कार्रवाई अब जनता स्वयं करेगी। अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता इस पर अब विचार कर रही है। जनता अब स्वयं अपना निर्णय स्वयं लेगी। देखा जाए तो इस मामले को यहाँ के कोई विधायक, कोई सांसद, कोई किसी ने नहीं उठाया, लेकिन आप ही क्यों उठाए, क्या कारण है? देखिए, जो आवाज़ नहीं उठाते हैं वोट की राजनीति करते हैं और मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ, न्याय की राजनीति करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसके ऊपर ये घटना जिस महिला के ऊपर ये घटना घटती है वो तिल के जब तक जीवित है तब तक मरती है। इसलिए न्याय अविलंब मिलना चाहिए। अगर दोषियों को सज़ा, कठोर से कठोर सज़ा नहीं मिलेगा तो इसका परिणाम बहुत बहुत ही मतलब क्या कहा जाए उसको कि इतना कठिन उसको होगा कि जो दुनिया देखेगी।
तो एक मैं बिहार की जनता से ये आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनिए, ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके दुख सुख में काम आए। ये नहीं कि आप उसको जिता के भेज देते हैं सदन में, वो आपके दुख सुख में काम नहीं आता है। आप उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी उसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पिछले चुनाव जो जीप अध्यक्ष का चुनाव था, जिला परिषद अध्यक्ष का, यहाँ पे भीष्म पितामह करके भी कुछ नाम सामने आ रही थी। हालांकि यहाँ पे भाजपा का हार हुई। इसको आप किस रूप में देख रहे हो? यहाँ पे आज महागठबंधन की विजयी हुई। देखिए, भीष्म पितामह जिसका आप नाम ले रहे हो बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। वो किस दल में है हमको समझ में नहीं आता है। जो नेता भाजपा का है उनको अगर पसंद नहीं है और उनकी चमचाई वो नहीं करता है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यही सच्चाई है। चाहे वो जिला परिषद का इलेक्शन हुआ हो, चाहे वो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ हो, स्वयं यहाँ पे बबलू गुप्ता उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, और मैं देख रहा था कि हर जगह स्वयं फ़ोन कर के और वो महेश्वर बाबू के लिए वोट मांग रहे थे। हालांकि महेश्वर बाबू जीते, उनको बधाई है और सबका साथ था महेश्वर बाबू को, जीत ही रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा में रहकर भाजपा के साथ छल किया गया, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आगे भविष्य में पार्टी को बहुत घाटा होगा, क्षति होगा, ये मेरा मानना है। तो क्या लगता है इन लोगों के ऊपर पार्टी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा? देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा की एक हार नहीं हुई बल्कि 3-3 हार देखने को मिल रही है। देखिए, पश्चिमी चंपारण में ले लीजिए, वहाँ संजय जायसवाल जी थे, वहाँ पे डिप्टी सीएम महोदया हैं, लेकिन वहाँ पे सौरभ कुमार बहुत भारी वोटों से जीते, जिनका मैं समर्थन किया था, मैं स्वयं समर्थन किया था। लेकिन चूँकि सौरभ कुमार से मेरे रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, और वहाँ पे मैं देखा कि ये लोग जिस पद पे आसीन हैं, पद पे आसीन रहते हुए भी ये लोग सौरभ का मदद किए थे। वहाँ जेडीयू से उम्मीदवार थे राजेश राम, उनका इन लोगों ने विरोध किया और उनकी हार हुई। हार क्या हुई? जमानत तक जब्त हुआ, तीसरे स्थान पे रहे वो। उसी तरह हमारे यहाँ मोतिहारी में पीठाधीश लोग लग गए थे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर पे चली गई और बबलू देव 217 मत से हारे, जो कि 386 मत उनका अवैध हो गया था। नहीं तो समझिए कि वो जीत ही गए थे, बबलू देव जीत ही गए थे। सारे लोगों के रहने के बाद भी 386 मत उनका अवैध हुआ, 217 से पराजित हुए वो, और महेश्वर बाबू यहाँ से चुनाव जीते। यही है। तो एक और यहाँ पे सवाल खड़ा होता है। देखा जाए तो यहाँ के जो स्थानीय भाजपा सांसद है संजय जायसवाल जी, बबलू गुप्ता के भी फेवर में वो कचकाटा मीटिंग किए थे, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग किए थे और पूर्वी चंपारण भी किए थे। तो क्या इन मीटिंग को देखते हुए जनप्रतिनिधि, क्या सांसद जी से नाराज है कि बबलू गुप्ता को वोट नहीं दिए? देखिए, हम कहते हैं कि बबलू गुप्ता जी के लिए प्रचार किए संजय जायसवाल, उनके लोकसभा में 3 विधानसभा बबलू गुप्ता के पक्ष में आता है, जैसे कि सुगौली हो गया, नरकटिया हो गया, रक्सौल हो गया, और तीनों जगह से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। और संजय, हम तो नहीं लगता है कि अगर संजय जायसवाल इतने लोकप्रिय रहते स्वयं, तो वहाँ से कैंडिडेट को अपने जिता सकते थे। लेकिन उनको कोई जनता पसंद नहीं करती है। वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर संसद बनने का काम करते हैं और पार्लियामेंट में बैठने का काम करते हैं। वो तो MP थोड़ी ना है। संजय जायसवाल कठपुतली है। पार्टी ने टिकट दिया और जीत करके वो पार्लियामेंट में आसीन हुए। मैं मानता हूँ कि संजय जायसवाल जैसा मतलब उसको निकम्मा ही कहिए, संजय जायसवाल ऐसा निकम्मा नेता पूरे देश में कहीं कोई पार्लियामेंट क्षेत्र में होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो किसी का काम ही नहीं करता। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना विकास और अपने परिवार का विकास और अपने लोगों का विकास, जो 2-4 चमचे रहते हैं बगल में, उनके सीट लेकर क्या करना चाहेंगे? ये तो देखिए, मेरी बात है, अब तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है। वो आज प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में संजय जायसवाल की करारी हार होगी। मोतिहारी से राधा मोहन की करारी हार होगी अगर लड़ेंगे तो। मैं आज ही कह रहा हूँ आपसे कि चंपारण के सारे सीटों पे कोई भी आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, अगर इन लोगों को टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पराजित का मुंह देखना पड़ेगा। यह मेरा दावा है और गारंटी के साथ आज ही मैं कह रहा हूँ, 2022 में कह रहा हूँ कि 2024 में भाजपा का यहाँ पराजय होगा। तो आप देख लीजिएगा, आप जो वादे किए हैं ये वादे हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और ये हमारे चैनल की तरफ से इसको प्रसारित भी किया जाएगा। ये कभी डिलीट होने वाले नहीं है। पूरे वादे के साथ कह रहे हैं कि 110% मैं कह रहा हूँ कि जिस वैश्य ने राधा मोहन को सांसद बनाने का काम किया, उस वैश्य के साथ उन्होंने 2-2 बार छल किया, चाहे वो जिला परिषद का इलेक्शन हो और चाहे वो विधान परिषद का इलेक्शन हो। वही वैश्य नेताओं ने उनको जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम किया और उस वैश्य के साथ पीठ में खंजर घोंपने का काम राधा मोहन सिंह ने किया। और उसी तरीके से संजय जायसवाल, जो ब्राह्मण, जो भूमिहार, जो राजपूत वहाँ पे उनको जिताने का काम करता है, उसको वो वहाँ बर्बाद करने का काम करने वाला व्यक्ति है। ये मेरा मानना है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? ब्राह्मण और
तिवारी लोग से उनकी क्या एलर्जी है? भाई एलर्जी पता नहीं क्या है, ये तो वो जानेंगे, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि वो नेता लायक नहीं है, ना वो मुखिया लायक नहीं है। पार्लियामेंट तो मेंबर बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर मुखिया का चुनाव लड़े ग्राम सभा से तो हार जाएगा। एक बार वो आरजेडी से लड़ा था ना, संजय जायसवाल एक बार आरजेडी से विधानसभा लड़ा था, 3,500 वोट आया, जमानत जब्त हो गई। तो उसकी बात क्या करते हो आप? वो तो पार्टी के नाम पे जीत रहा है ना। देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, उसी लहर पे जीत रहा है वो। लेकिन इस बार कोई लहर काम नहीं करेगी। 2024 में उसको पराजय उसका होना है तय मैं कर रहा हूँ आज। हालांकि देखा जाए तो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया बनाना है, तो ये अपने संसदीय क्षेत्र में अगर डिजिटल संसदीय क्षेत्र नहीं बना पाते तो मोदी जी का सपना तो अधूरा रह जाएगा। भाई मोदी जी थोड़ी ना देखने आते हैं हर पार्लियामेंट में क्षेत्र में हमारा नेता क्या कर रहा है, हमारा सांसद क्या कर रहा है। सांसद का न कर्तव्य बनता है कि अपने मोदी जी के सपनों को साकार करे, लेकिन सांसद नहीं करता है वैसा। और जहाँ तक आपने कहा कि वो ब्राह्मण उनको वोट देते हैं, तो मजबूरी में कोई नेता विकल्प में नहीं मिलता है उसको, इसलिए मजबूरी में उसको वोट देता है। जिस दिन नेता विकल्प में मिल जाएगा उस दिन संजय जायसवाल की जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे 2004 के इलेक्शन में उनके पिताजी मदन जायसवाल को रघुनाथ झा ने पराजित किया था, उसी तरह 2024 में वो फिर से पराजित होंगे। आप देखिएगा इसको। तो आप हमेशा जब भी इंटरव्यू देते हैं तभी आप संजय जायसवाल को टारगेट करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? टारगेट क्या करना है? मैं कहता हूँ कि आपके क्षेत्र में पर डे कहीं न कहीं हत्या, कहीं न कहीं बलात्कार, शराबखोरी में, जहरखोरी में मौत, तमाम चीज़ें हैं जहाँ पे आप सांसद हो, आप 3 बार से लगातार सांसद बन रहे हो, और वो क्षेत्र पिछड़ा नहीं, अत्यंत पिछड़ा है। वहाँ पे विकसित आपका पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी नहीं है, आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा? ऐसे निकम्मे सांसदों को इस बार जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। यह मेरा मानना नहीं है, वहाँ के जनता का कहना है। लेकिन देखा जाए तो दिन प्रतिदिन मुखिया, सरपंच, वार्ड का भी गोली लग जा रहा है। आपको बता दें, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पश्चिमी चंपारण के साइड में अतकपरिया पंचायत के एक सरपंच साहब थे जो कहीं पंचायती करके जा रहे थे, लेकिन अपराधियों द्वारा उनको गोली मार दिया गया। लेकिन इस पर संजय जायसवाल कुछ नहीं बोले। आखिर क्यों नहीं बोले? हालांकि सरपंच है, एक पंचायत के मालिक है, लेकिन उनको जब अपराधियों द्वारा गोली मार दी जाती है तो इस पर चुप क्यों बैठे हैं? पंचायत का न्याय होता, माने पंचायत का जज होता है सरपंच जी, और उस सरपंच के ऊपर गोली चलना निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और संजय जायसवाल, मैं कहा ना आपसे कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो अपराध बढ़ता है, और जब मतलब क्या कहते हैं उसका निकम्मा जनप्रतिनिधि हो तो उसके क्षेत्र में अपराध तो ऐसे ही बढ़ जाता है। एक देखा जाए तो और यहाँ पे सवाल होता है अपराधियों द्वारा छावला दल के उपकर्मी को भी गोली मार दिया गया, लेकिन इससे संजय जायसवाल कुछ नहीं बोलेंगे ना। वो यादव जाति से थे, यादव जाति की हत्या हुई तो संजय जायसवाल क्यों बोलेंगे? संजय जायसवाल किसी की हत्या आप नहीं बोल सकते। वो सिर्फ बोलेगा तो अपने 2-4 जो पीछे उसके तस्कर लगे हुए हैं, शराब तस्कर उनके साथ जो रहते हैं, उनके पक्ष में, उनके फेवर में बोलेगा। शराब नौतन में शराब से मौत होता है, आप सुने होंगे। नौतन में शराब पे मौत होता है और एसपी को दोषी ठहराता है पूर्वी चंपारण को। सोचिए वो सांसद है, उन्होंने कहा कि जब शराब की यहाँ मौत हुई थी तो बाइक आप लोग लिए होंगे, देखे होंगे, उसमें कहा कि यहाँ के सारे पूर्वी चंपारण के एसपी का दोष है। तो इस पूर्वी चंपारण का एसपी नौतन में कहाँ चला गया? ये तो बेतिया के कप्तान, उस समय के जो तत्कालीन कप्तान थे, उनको कहते, उनको टारगेट करते तो समझ में आता। लेकिन वो आदमी व्यक्ति विशेष से जलता है, व्यक्ति विशेष से जलता है, और वो तो कृपा पात्र है ना। देखिए वो नेता नहीं है, वो कृपा पात्र है, और कृपा पात्र उनके ऊपर अब लास्ट है। इसके बाद कोई भी नरेंद्र मोदी जी आकर 10 बार प्रोग्राम कर लेंगे तो पश्चिमी चंपारण में संजय जायसवाल इस बार सांसद का मुंह नहीं देखेंगे। ये मेरा वादा है, मेरा वचन है, आज ही लिख लीजिएगा। तो संजय जायसवाल को आप इतना बोल रहे हैं कि इस बार पराजित हो जाएंगे। एनडीए सरकार, नीतीश सरकार बोल रही है शराबबंदी कानून लाई है और शराबबंदी पर जोरों से काम करा रही है, प्रशासन द्वारा अच्छी पहल की जा रही है, लेकिन एक सांसद होकर शराब तस्करी को समर्थन नहीं, ये कहाँ तक उचित बात है? भाई बराबर वो नीतीश जी को टारगेट करते रहते हैं। बराबर जब शराब कहीं कुछ होता है तो प्रशासन की बात आती है तो नीतीश कुमार, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर? और शराब की तस्करी कहाँ होती है, कौन करता है? जितने शराब के व्यवसायी थे, जब शराब का ठेका होता था, जितने शराब के व्यवसायी थे वो किनके लोग हैं? वो सांसद के लोग हैं। आप देखिए, शराब तस्करी हो, दवा तस्करी हो, सारी चीज़ें तो उनके यहाँ होता है ना। उनकी पत्नी डॉक्टर हैं, सामने मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की वो व्यवस्था नहीं है। उनके अस्पताल में सारे मरीज़ मेडिकल कॉलेज के उनके हॉस्पिटल में जाते हैं,
तो ये सब देखिए ना, जनता देख रही है और जनता देखते देखते अब ऊब चुकी है। अब कोई नरेंद्र मोदी और कोई अटल बिहारी वाजपेयी का हवा काम नहीं करने वाला है। इस बार संजय जायसवाल वहाँ से पराजित होंगे, जिस तरीके से 2004 में उनके पिताजी पराजित हुए थे उस तरीके से। देखिए पूरे चंपारण को उनके पिता ने एक सपना देखा था कि ब्राह्मण मुक्त चंपारण करूँगा, और वो संजय जायसवाल ने करके दिखाया। तो ये तो ब्राह्मणों को, वहाँ के भूमिहारों को, वहाँ के राजपूतों को सोचने का बात है ना जी। जो अब तो उनको सोचना चाहिए। अगर वो वोट देते हैं और गाली सुनते हैं, गाली सुनकर वोट देते हैं, तो वो लोग खुद उनके हम क्या कहते हैं, उनके जन्मपत्री में ही दोष है। तो अगर ब्राह्मणों के साथ ऐसा होता तो ब्राह्मण क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? क्या कारण है कि आवाज़ नहीं उठाते हैं? अरे भाई, मैंने कहा विकल्प, जिस दिन विकल्प ब्राह्मणों को वहाँ मिल जाएगा उस दिन संजय जायसवाल का मुंह तोड़ जवाब देगा। और जब विकल्प नहीं है तो क्या करेगा ब्राह्मण? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, जैसे कहावत है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उसी तरह मजबूरी में जनता उनको वहाँ वोट देती है और वो जीत जा रहे हैं। लेकिन इस बार कोई मजबूरी काम नहीं करेगी। लेकिन देखा है तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भाजपा कार्यकर्ता कुछ कमज़ोर देखने को मिल रही है। 3 चुनाव हुआ, तीनों चुनाव भाजपा की हार हुई, और ये सांसद संजय जायसवाल अपने को प्रदेश अध्यक्ष के पद लिए हुए हैं। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष और सांसद होने पर भी ये तीनों सीट में कोई सीट नहीं निकाल पाई। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं जी, बगल में राधा मोहन सिंह पूर्व कृषि मंत्री हैं जी। दोनों में आपसी तालमेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं जी। मंच पे एक साथ बैठते हैं? नहीं, मंच पे एक साथ बैठते हैं, लेकिन मंच पे बैठने के बाद दोनों में दूरी बनी रहती है, दोनों एक दूसरे से जलते हैं। संजय जायसवाल चाहते हैं कि यहाँ राधा मोहन हार जाए, राधा मोहन चाहते हैं वहाँ संजय जायसवाल हार जाए। इसी में सारे कार्यकर्ता पिस रहे हैं। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे? आप वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी इन लोगों पे दायित्व सौंपा है और ये लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। और यहाँ की राजनीति, लोकल पॉलिटिक्स और यहाँ पे जातीय समीकरण में लोग जो है आपस में लड़ाते रहते हैं, इसलिए संगठन यहाँ कमज़ोर होती जा रही है। तो लास्ट में एक आपसे सवाल करना चाहेंगे, बेतिया कंस्टिट्यूएंसी से क्या आपका कुछ प्रतिक्रिया रहेगा? क्या आप फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, बेतिया कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव तो मुझे लड़ना है। अब पूर्वी में लड़ेंगे कि पश्चिमी लड़ेंगे अभी हम निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन चुनाव इस बार लड़ेंगे। पार्टी टिकट देगी तब भी लड़ेंगे, नहीं देगी तब भी लड़ेंगे। इन लोगों को जीतने नहीं देंगे, मेरा वादा है। इन लोगों को, दोनों सांसदों को इस बार जीतने नहीं देंगे, यह मेरा वचन है। लेकिन अगर आप पार्टी के खिलाफ निकलते हैं, पार्टी से बगावत करते हैं, तो आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। निकाल देना चाहिए ना, पार्टी तो निकाल भी नहीं रही है। अगर पार्टी से मैं बगावत, मैं सत्य बोलना अगर बागी है तो मैं बागी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, इसमें कहीं कोई झूठा नहीं है। अगर इस पर पार्टी मेरे ऊपर कार्रवाई करती है और निकालती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल दे पार्टी। मैं पार्टी से नहीं हूँ ना, मैं अपने पहले मेरे लिए मेरा प्रिय मेरा जनता है, उसके बाद मेरी पार्टी है। पार्टी सर्वोपरि नहीं है, पहले जनता सर्वोपरि है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवक का पहला दायित्व बनता है कि गरीबों का, दुखियों का, उसका भला करना, उसके सुख दुख में उसका साथी बनना, न कि पार्टी के गलत निर्णयों का स्वागत करना। तो क्या आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? आप किस पार्टी से, या निर्दलीय के तौर पर उतरेंगे या भाजपा से ही उतरेंगे पूर्वी और पश्चिमी में चुनाव लड़ने के लिए? अभी 2022 है जी, पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी टिकट देगी तो भी बाबा, नहीं देगी तो भी बाबा। लेकिन 2022 है, 2023 में जब 2023 आएगा तो 2023 में मैं खुलासा करूंगा कि मैं किस जगह से लड़ूंगा और किस पार्टी से लड़ूंगा। अभी बोलने का समय नहीं है। हालांकि देखा जाए तो अगर पार्टी से, किसी पार्टी से नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय से अगर चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जीतने के लिए। इसको आप कैसे मैनेज कीजिए? जीतना हारना सब ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के आशीर्वाद का जनता के ऊपर है, जनता के हाथ में है। जिताना हराना जनता का काम है। अगर जनता मुझे पसंद करती है तो मुझे वोट देगी, और जनता फिर से उन्हीं निकम्मों को पसंद करेगी तो उन निकम्मों को वोट देगी। तो मैं क्या कर सकता? अगर जनता के भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा है तो मैं कहाँ से उसका भाग्य बना सकता हूँ? मैं नहीं बना सकता ना। इसलिए जनता के ऊपर निर्णय रहेगा। जनता अगर मुझे स्वीकार करेगी तो मैं उनका सेवा करूँगा। जनता को फिर से कीचड़ में, दलदल में अगर फंसने का लिखा होगा तो फिर से उनको वोट देगी। आपको बता दें, चलिए अब थोड़ा चलते हैं पताही थाना क्षेत्र की ओर। मैं बिहार के जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, नम्र निवेदन है कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके दुख और सुख के काम में है। हालांकि देखा जाए पताही थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को रेप कर दिया जाता है, उस पर कोई शासन प्रशासन कोई आवाज़ नहीं उठाता है, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र तिवारी आवाज़ उठाते हैं। ये लड़की के साथ अन्याय हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, मतलब जो भी कहिए बहुत निंदनीय घटना है। उसके जीवन में उसके पिताजी जो बूढ़े हैं वो रो रहे हैं उसके न्याय के लिए। हालांकि इसको देखते हुए आप यहाँ के जिला प्रशासन से और यहाँ के जो अपराधी किस्म के लोग हैं उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, प्रशासन ने कार्रवाई किया है,
मेरे मांग के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी के सारे लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। हम प्रशासन से और शासन से मांग करेंगे कि त्वरित न्याय भी मिले, स्पीडली ट्रायल करके उनको न्याय मिले। और अपराधियों को मैं चेताना चाहता हूँ कि ये सब अपराध, घृणित अपराध करना छोड़ दे, नहीं तो आम आवाम तुम लोगों को पत्थर और ईंट पत्थर से मार के आप लोग को भरे बाजार में मार देगी, कानून के शिकंजे से छोड़ करके, छीन करके, और आपकी बीच बाजार में आपका सरेआम कत्लेआम होगा और आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए ये सब अपराध करना आप लोग छोड़ दें और चंपारण नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश से ऐसे घृणित घटना का अंजाम देना आप लोग बंद करें। चलिए, इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम।